हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एक सिविल पेपर का क्वेश्चन जो कि सीपीसी से रिलेटेड है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है और इसको इसको आप किस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन अ लैंड एक्विजिशन मैटर, तो किस चीज़ का मैटर है? लैंड एक्विजिशन का मैटर है। रेफरेंस कोड एनहेंस लैंड वैल्यू फ्रॉम ₹1 लाख टू 17 लाख। तो पहले क्या था कि भाई नॉर्मल कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट था, उसने 1 लाख रुपए का अवार्ड किया होगा एक्विजिशन के लिए, और जब रेफरेंस कोर्ट में गए तो उस कोर्ट ने इसको 17 लाख रुपीज से एनहेंस कर दिया। तो ये चीज़ हुई, मतलब 1 लाख से 17 लाख हो गया। वाइड अवार्ड डेटेड 12/11/1991। अब क्या होता है, स्टेट जो है, भाई स्टेट के अगेंस्ट काम हुआ है ना, तो स्टेट ने क्या किया, अपील करी, अपील फाइल करी विदाउट नोटिसिंग दैट द सोल रिस्पोंडेंट इन द अवार्ड हैड डाइड, कि जो सोल रिस्पोंडेंट था जिसके अगेंस्ट वो अपील में जा रहे हैं वो मर चुका है, बिफोर फाइलिंग दी सेड अपील। भाई वो अपील में तो चले गए, बट दे वर अनअवेयर विद द फैक्ट, और दे डिडंट नोटिस द फैक्ट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom they are going into appeal has already passed away. On 22/5/1993 an application was filed quoting Order 1 Rule 10 of CPC। तो ये क्या करते हैं, जो स्टेट होती है ये Order 1 Rule 10 की एप्लीकेशन लगाती है फॉर ज्वाइनिंग द नेम्स ऑफ LRs, कि भाई वो तो मर गया, चलो कोई बात नहीं, इसके जो LRs हैं उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये एप्लीकेशन लगाते हैं, कौन सी? Order 1 Rule 10 की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब alleging that government came to know death of the sole respondent only when the notice of appeal was returned unserved, stating that he was no more। तो और ये बोलते हैं कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बाद में पता चला कि वो मर चुका है। जब नोटिस सर्व हुआ, नोटिस के अंदर ये लिख के वापस आया कि ये अनसर्व्ड है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिसको आप ये नोटिस सर्व करना चाहते हो वो अब और नहीं है, वो मर चुका है। द एप्लीकेशन इज कंटेस्टेड बाय प्रपोज LRs। तो जो प्रपोज LRs थे, जिनको LR बनाना था, वो इस एप्लीकेशन को, Order 1 Rule 10 की एप्लीकेशन को अपोज करते हैं, ये बोलते हुए कि आपको Order 1 Rule 10 की एप्लीकेशन ना लगा के Order 22 Rule 4 की एप्लीकेशन लगानी थी, क्योंकि वो रेलेवेंट प्रोविजन है LRs को इम्प्लीट करने का। should have been filed within 90 days after the death as per Article 120 of Limitation Act। और वो भी आपको 90 डेज के अंदर लगानी थी जब डेथ हुई थी उसके, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 120 यही बोलता है। कंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, गवर्नमेंट क्या बोलती है, Order 1 Rule 10 इज रेलिवेंट एंड देयर इज नो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर मेकिंग सच एन एप्लीकेशन एंड इट एंड इफ at all any application necessary the same could have filed within 3 years under Act 137 of Limitation Act, and in this case the application was filed much ahead of the time। कि भाई अगर कोई एप्लीकेशन मूव करनी थी तो वो Order 1 Rule 10 की करनी थी और उसके लिए कोई लिमिटेशन उसमें नहीं लगता, और अगर लगेगा भी तो वो आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का लगेगा, जिसके हिसाब से 3 साल के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन मूव करनी है, और उस हिसाब से तो हम बहुत पहले ही फाइल कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट बोलती है। तो अब आपको क्या करना है, डील विद द पॉइंट्स रेज बाय द पार्टीज एंड डिक्लाइन एंड डिसाइड द मैटर। तो बेसिकली आपको डील करना है, बताना है कि क्या पॉइंट्स रेज किए हैं और उसको आपको उस मैटर को डिसाइड करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो अपोजिट पार्टी है, जो LRs है, उन्होंने क्या बोला कि जो अपील है वो क्या हो जानी चाहिए, अबेट हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? अबेट हो जानी चाहिए। अभी अबेट का मतलब क्या होता है? जब आप CPC पढ़ोगे तो CPC के अंदर आपको कहीं भी ये टर्म अबेट देखने को नहीं मिलेगी, बट अबेट का मतलब होता है, आपको समझाना है अपने आंसर के अंदर जब वो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले आपको अबेटमेंट का मीनिंग समझाना है कि अबेटमेंट होती क्या है। तो अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन या सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर वांट ऑफ प्रॉपर पार्टीज, की अगर प्रॉपर पार्टीज नहीं है उस रीजन की वजह से, अगर हम प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या फिर सस्पेंड कर रहे हैं जब तक के लिए कि जब तक प्रॉपर पार्टीज उसके अंदर ना आ जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अबेटमेंट बोलते हैं। तो ये चीज सबसे पहले आपने बतानी है। उसके बाद Order 22 के अंदर आपको ये बताना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, क्योंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में हमेशा याद रखना कि आपको बेयर एक्ट दिए जाएंगे, तो वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप पूरे प्रोविजंस ही वहाँ पे लिख दो, क्योंकि वो बेयर एक्ट आपको दे रहा है। वहीं अगर आप किसी और स्टेट का एग्जाम दो, जैसे मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, वहाँ पे अगर आप उस प्रोविजन को पूरा लिख देते हो तो वो रेलिवेंट रहेगा। तो आपने सिर्फ इतना बताया कि Order 22 जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, ये मेन चीज़ है आपकी। Order 22 किस चीज़ के लिए होता है कि जब आपकी कोई अपील या सूट पेंडिंग है, ठीक है, क्या, जब आपकी कोई अपील या सूट पेंडिंग है, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है या इस वजह से खत्म हो जाता है, वो पार्टी नहीं रहती, या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, ये सब है, तो अगर आप Order 22 को देखो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर
हम ऑर्डर 22 को यूज़ करके प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के एलआरस को लेके आते हैं। लेकिन कब? जब अपील या सूट पेंडिंग होती है, तब नहीं जब आप प्रोसीडिंग्स की एग्जीक्यूशन के अंदर हो। तो पहली बात तो हमें ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ, आप इसको इन डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही रूल 1-6 जब हम देखते हैं 1 से लेके 6 तक ऑर्डर 22 का, वो डेथ के बारे में बात करता है कि प्लेंटिफ की डेथ हो गई, डिफेंडेंट की डेथ हो गई, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे, किस तरीके से हम एलआरस लेके आएंगे, वो सारी बात होती है। तो हमने ये सब समझा दिया। ऑर्डर 1 के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो इशू आपके लिए मेन आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पे क्या ऑर्डर 22 रूल 4 एप्लीकेबल होगा या फिर ऑर्डर 1 रूल 10 एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखने को मिला था जिसके अंदर सिमिलर फैक्ट्स थे, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस श्रीदेवी JT 2004 सुप्रीम कोर्ट 391 का। तो उसके अंदर ये बोला गया कि आपको ऑर्डर 22 रूल 4 को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेथ है वो कब हुई है? जजमेंट के बाद हुई है। डेथ कब हुई है? जजमेंट के बाद हुई है, जब लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और अभी आप अपील में गए नहीं हो, यानी कि फाइनलिटी आ चुकी थी और अभी आप अपील में गए नहीं थे, इस बीच में डेथ हुई थी और सामने वाली पार्टी को इसके बारे में पता नहीं था। या तो ये होता कि या तो ट्रायल कोर्ट में मैटर पेंडिंग होता या फिर अपील पहले से पेंडिंग होती, जब अपील में गए थे सामने वाली पार्टी जिंदा होती, तो उस सिचुएशन के अंदर और अपील जब चल रही थी उस वक्त वो मरती तो आप ऑर्डर 22 को यूज़ करते, या फिर ट्रायल के वक्त अगर वो मरती तो आप ऑर्डर 22 को यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रायल खत्म हो चुका था और अपील में अभी हम गए नहीं थे, इस बीच इसकी डेथ हुई। तो इस सिचुएशन के अंदर आप ऑर्डर 22 को यूज़ नहीं करोगे, इसके अंदर हमें ऑर्डर 1 रूल 10 को ही यूज़ करना होगा। तो अपील मेड अगेंस्ट पर्सन हु हैज़ डाइड, वहाँ पे हमारा करेक्ट प्रोविजन ऑर्डर 1 रूल 10 का ही होगा, उसके एलआरस को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये जो कंटेंशन एलआरस ने यूज़ करी कि वहाँ पे आपके ऑर्डर 22 को यूज़ करना है, ये कंटेंशन उनकी गलत होगी। आपका ये रीज़न देते हुए आपको ये केस मेंशन करना है और उसका ये रीज़न देना है कि ऑर्डर 22 तब एप्लीकेबल होता जब अपील या जो ट्रायल था वो पेंडिंग होता, उस दौरान डिफेंडेंट की या प्लेंटिफ की डेथ होती, तो उसके एलआरस को इंप्लीट करने के लिए हमें ऑर्डर 22 को यूज़ करना होता। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम अपील में गए उससे पहले ही उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी और ना ही वो जो केस था वो अभी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग था। तो उस सिचुएशन में जब हम अपील में चले गए तो वहाँ पे फिर हम ऑर्डर 1 रूल 10 को यूज़ करके उसके एलआरस को इंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो इन डिटेल, ये मैंने आपको इन शॉर्ट ही बताया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं जुडिशरी की, मेंस के आंसर राइटिंग की, तो आप मुझे 7531000390 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7531000390 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।